पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल ही गया। आईएमएफ ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जैसे सूखी जमीन के ऊपर जब बारिश गिरती है ना, सब कुछ झूम उठते हैं, पेड़ के पत्ते झूम उठते हैं, जानवर झूम उठते हैं, इंसान झूम उठते हैं। पूरा पाकिस्तान बिल्कुल झूम उठा है। खुशी के नशे में पाकिस्तान ने ऐसी ईद अपने 75 साल में कभी नहीं मनाई। पैसे का वादा मिल चुका है पाकिस्तान को, $3 अरब। अच्छा, ये पाकिस्तान इतना चाह भी नहीं रहा था। पाकिस्तान ने बोला कि 1 सवा अरब मिल जाएगा तो फिर बाकी हम कुछ सऊदी अरब से छीन लेंगे, कुछ यूएई से भीख मांग लेंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन अब 3 अरब आ गया तो पाकिस्तान में तो बल्ले बल्ले हो गई साहब। अच्छा, इसमें ना 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो पैसा है ना, इसका पाकिस्तान से भला नहीं होगा। पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला इस पैसे से। पाकिस्तान का अशराफिया, पाकिस्तान की जो क्रीम है, ये पैसा सबसे पहले, समय से पहले चोरी करके बाहर। एक कहावत है पाकिस्तान में, जब भी पाकिस्तान को एड मिलती है या लोन मिलता है, जब भी पाकिस्तान को दोस्तों एड मिलती है या लोन मिलता है, तो दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा बाहर जाने वाला है। या ये चीन के पास जाएगा, या फिर ये विदेश जाएगा पैसा, जो इनके टॉप पॉलिटिशियंस हैं, शरीफ, जरदारी, ये सब, या कोई जनरल वेनरल होगा, आसिम मुनीर जिसका, इनके बाहर प्लाजाज आ जाएंगे, इनकी बिल्डिंगें आ जाएंगी, इनके घर आ जाएंगे विदेश में। लंदन खास तौर से, पाकिस्तानियों का गढ़ है लंदन, तो वहां पे ये सब हो जाएगा। ये आम पाकिस्तानी से इस $3 अरब की जिंदगी जो आम पाकिस्तानी है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, ये बात तय है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ये कहने वाला हूं कि पाकिस्तान को अगले 2-3 साल में करीब आई थिंक $27 से $30 अरब वापस करने हैं। वो भी पैसा पाकिस्तान को लाना है। अब पाकिस्तान वो पैसा कहां से लाएगा, नोबडी नोज, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ठीक है, फिलहाल तो पाकिस्तान में आग लगी है। और आग जब मैं बोल रहा हूं तो शब्दशः आग लगी हुई है। कई जगहों के वीडियोस आपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जहां पे कुछ लोगों की भीड़ उत्पात मचा रही है। उन्होंने रेलगाड़ियों को जलाया है। टाउन हॉल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसमें आग लगाने की चेष्टा की, और सैकड़ों की संख्या में, मतलब अनगिनत कारों को, डस्टबिन को, और ये सब जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसमें आग लगाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। साथ ही इसकी पूरी प्लानिंग हमने देखी, जब झोलों में बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए गए थे, जो जिहादियों का पूरे विश्व में लगता है और ख़ास करके भारत में अपनाया हुआ एक फॉर्मूला है जिस पे लोग चलते हैं। हमने मरसाई नाम का एक शहर है, उसका ऊपर से शॉट है, कोई व्यक्ति जो है उसने अपने घर से लिया है। तो कई जगह पे बड़े बड़े धुएं के कॉलम जो हैं, वो पूरा स्मोक जो है पूरा हवा में जाला है, काले रंग का, टायर जलाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। बिल्डिंगों को आग लगा दिया गया। ये सब हुआ क्यों? 17 वर्ष का एक अपराधी था जो पुलिस की गाड़ी में बैठा होता, मतलब पुलिस उसको ले जा रही थी और वो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसी में वो मारा गया। वो अपराधी था, मतलब एक बार नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम था। अब उसको लेकर के बाकी जो मतलब इस्लामी वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं जो उधर से आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, उन्होंने जो है ये लगातार हर दिन कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। उसी में ये पूरा इतना बड़ा विषय बन गया कि मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। आप लोगों ने भी देखा होगा हर जगह पे। अब जरा सा फ्रांस की घटना ऐसा नहीं है कि यूरोप में ऐसा हो नहीं रहा है। यूरोप की अगर मैं बात करूं, मतलब हाल ही के इतिहास की बात करूं, 2000 से 2023 तक 23 वर्षों में 48 टेररिस्ट प्लॉट्स, 48 बहुत बड़ी संख्या है। और ये बड़ी योजनाएं हैं जिसमें कन्विक्शन हुआ है, जिसमें कम से कम एक आदमी पकड़ा गया ये प्लानिंग के साथ। तो उन अनगिनत प्लॉट्स को आप छोड़ दीजिए जिसमें अभी तक चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन। और इन सब में चूंकि काफ़ी टाइम लगता है इन्वेस्टिगेट करने में, तो उसमें समय भी लगता है। तो आप मान कर चलिए कि इससे अधिक वैसी योजनाएं होंगी जिनमें कन्विक्शन नहीं हुआ है। 101 कम से कम इंसिडेंट जो हैं इस्लामिक टेररिज्म के 2000 से अभी तक हैं, जिसमें दंगे नहीं हैं, जो हर सप्ताह आजकल जो है यूरोपीय शहरों में हो रहे हैं। और आप मेरी बात मत मानिए, मैं जो है एक्सट्रीम राइट का आदमी आपको लग सकता हूं, तो आप विकिपीडिया पे जाके देख लीजिए, आपको इन सब घटनाओं की पूरी डिटेल मिल जाएगी। 2000 के बाद से इन घटनाओं में मतलब एक अचानक सा आप देखेंगे उछाल आया। तो हम इसकी
हिस्ट्री में भी जाएंगे। और हाल ही में, अगर यूरोप की हाल ही में 5-7 साल पहले की बात करें, जर्मनी का याद होगा 2015-16 के न्यू ईयर्स ईव पे कम से कम मतलब 1000-1500 जर्मन युवतियों का रेप या मोलेस्टेशन हुआ था उस रात में। सारे इस्लामिक माइग्रेंट्स थे जो बाहर से, मोस्टली सीरिया से और इन सब जगहों से आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में वही 15-16 के ही लगभग में एक रैली निकलने लगी वहाँ पे, और 15-15 हज़ार लोग, 10-10 हज़ार लोग उन रैलियों में जाने लगे। इसका जो मतलब एक संस्था थी जो ये सब कर रहे थे, उसका नाम था पैट्रियोटिक यूरोपियंस अगेंस्ट द इस्लामाइजेशन ऑफ द वेस्ट, ये एक करके था। और ये लोग हर जगह पे, केवल जर्मनी में नहीं, अलग अलग जगहों पे कर रहे थे। स्वीडन में बलात्कार की घटनाएं इतनी अधिक बढ़ी हैं जब से इन्होंने इस्लामी माइग्रेंट्स को अलाउ किया अपने यहाँ पे आने को, जबकि स्वीडन, नॉर्वे ये सब जो है बहुत ही शांत जगह माने जाते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में, फ्रीडम हैप्पीनेस इंडेक्स में, इन सब का आप स्तर ऊपर देखेंगे, स्वीडन जो है पर 100,000 रेप्स के मामले में विश्व में नंबर 1 पे पहुँच गया था जब से इन्होंने, ये 2001 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब से इस्लामिक प्रवासियों को या अवैध लोगों को इन्होंने रिफ्यूजियों को शरण दिया और कहा कि दे आर वेलकम। बहुत सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के ड्राफ्ट में 1 से अधिक शादियां नहीं, उम्र 1 हो जाएगी, ग्रेजुएशन का ध्यान में रखकर हलाला इद्दत पर रोक रहेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? पूरे भारत में, आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 नाम मुसलमानों के ऐसे गिनाइए जिनकी 3 या 4 बीवियां हैं। पूरे भारत में कहीं आपको नहीं इस तरह से मिलेगा। यह अलग बात है, इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है कि आप चाहे शादी कीजिए। इजाजत और हुक्म में बहुत बड़ा, नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से ठीक हैं तो ज़कात देने का हुक्म दिया है। अगर आप माली एतबार से आप में इतनी इस्तिताअत है तो आपको हज करने का हुक्म दिया है इस्लाम ने, लेकिन शादियां करने का हुक्म नहीं दिया है। क्या आप एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। तो आप ले आइए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हजारी साहब, मेरा नाम सुबूही खान है। मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम किसी भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी को साइड में रख के बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां या छोड़िए पर्सनल लॉ के नाम पे अपराध हो रहे हैं जो मुसलमान बच्चियों के साथ हो रहे हैं। कुछ उदाहरण अभी राकेश जी ने दिए। हलाला, एक मुसलमान महिला जिसको तलाक बोल दिया, लेकिन वो फिर भी अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, तो उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह करे, शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका तलाक हो, तभी उसका अपने पहले पति से शादी हो सकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हलाला उद्योग बन गए हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लाखों रुपए लेकर मौलवी हलाला करते हैं। बहु विवाह, जो भारत की आईपीसी में सेक्शन 494 में 7 साल तक की सजा है। किसी भी भारतीय को अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित होते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन वही मुसलमान पुरुष 1, 2, 3, 4 शादियां तक कर लेते हैं और आईपीसी की धाराओं से भी बचकर निकल के चले जाते हैं। और तो और एक उदाहरण मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई अपना जहन खोलकर सोचेंगे, समझेंगे, तो शर्मिंदगी हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम की बच्चियों के साथ। हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन भारत की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, उसी हैदराबाद में, उसी तेलंगाना में अरब से 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर। भारत की पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, भारत की रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक की सजाएं हैं। मैं ये कहती हूं कि पर्सनल लॉ जहां तक मान्यता, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी पर्सनल लॉ अगर आपके देश के क्रिमिनल कानून का वायलेशन करने लगे, आपकी बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसी एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा कि वो किसने कहा है जो अथॉरिटी है, लेकिन जो कहा गया वो ये है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच,
अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहाँ पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहाँ पर पहुँचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने आ गई है। तो ये तो आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास तो एक मतलब ये कि बड़ी वो है बात कि खुद ब खुद ही कुदरत की तरफ से आपके पास ये आ गया कि आपका अलायंस एक ऐसा हो गया कि आपने जहाँ पहुँचना है, अगर कोई इसके बीच में हर्डल्स हैं, जैसे कि आपको परेशानी रहती है अगर चाइना से, तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है वो मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं हैं कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम कहते हैं, लेट जाते हैं कि हाँ जी ठीक है बताएं 9-11 के बाद आपने क्या करना है। हमें एड भी आ रही थी तो हमने कहा एड तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा तो कारोबार इसी तरीके से चलता है तो चलो ठीक है। और उससे पहले हम एक मुल्क को तोड़ने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए जहाद लड़ लेते हैं और सत्यानाश करवा देते हैं अपने मुल्क का। इस जगह पर हम जिस जगह पर आज खड़े हैं ये सिर्फ आज की वजह नहीं है, ये पॉलिसीज़ चलती चली आ रही हैं जो हमने आज तक अपने साथ किया, खुद किया अपने हाथों से, ये सब किया हमने अपने साथ। तो वो ऐसे नहीं है भाई, वो किसी के कहने पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झुक के नहीं कर रहे। वो तो जितने बड़े बड़े जहाज़ों के 500-500 जहाज़ वो ख़रीद रहे हैं उन लोगों से, उनको तो उनकी इकॉनमी से ही बड़ा फ़ायदा है। वो कहेंगे भाई कुछ ना करो, बस ये जो है बिज़नेस, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं जो अमेरिका की इकॉनमी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त डाउन जा रही है, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, ठीक है ना। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कंट्री उनके साथ है तो उनको तो वैसे भी अपने बड़े फ़ायदे बिज़नेस में मिल रहे हैं। और आज की दुनिया का जो फ़ायदा है वो बिज़नेस का फ़ायदा ही दरअसल सब कुछ फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदे जो है बिज़नेस है। भले आपकी हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती, ये जो भी मामला, लेकिन उसका फिर आपको नुकसान ये होगा कि आपकी जो आपके हाथ से जो इतने सालों बाद जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलने जा रही है 2025 में, वो आपके हाथों से जाती रहेगी। सो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, सिचुएशन है। मेरी तो जो हुकूमती हलकों से बात होती है तो मुझे तो यही कंफर्म है जी कि पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन फिर भी यार दिल धड़कता है कि कहीं ये कोई बेवकूफ़ी ना आप कर बैठें, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। या तो फिर ये मतलब कहाँ पे हम जा पहुँचेंगे कि अगर 2025 की वो मन्नतों मुरादों के बाद अगर आपको एक इवेंट मिला है, आईसीसी का एक मार्की इवेंट मिला है, तो फिर उसके बाद अगर वो आपके हाथ से जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर लाने की सारी कोशिशें, सारी की सारी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी ज़ाया चली जाएगी एक किस्म की। इसी मकसद के लिए तो इतना कुछ किया गया है ताकि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में करवाया जाए। तो 2009 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो समझ लें कि ये बड़ी पाकिस्तान को इवेंट मिलना था जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को नहीं मिल सका। सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा झटका हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है अब वो तो लूली लंगड़ी मैनेजमेंट चल रही है, वैसे तैसे कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं। तो चेयरमैन कोई आएगा तब ही इसका ऐलान होगा ऑफिशियली, और आई थिंक सो वही जाके फिर इस सारे मामले को परसू करेगा, हुकूमत से भी बात करेगा और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फाइनल इस हवाले से कोई जवाब आएगा। बहरहाल आई एम होपफुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा, जाना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि एक माहौल ऑलरेडी वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। अहमदाबाद में तो जनाब होटल्स जो हैं वो उनके कमरे बुक हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5 लाख 2-2 लाख में मिल रहे हैं। उस 14, 15, 16 अक्टूबर को जाके ज़रा booking.com पे रेट लिख के देखिए आपको पता चल जाएगा कि जनाब जो है
पाकिस्तान की जगह पे एक नई टीम को ऐड किया जाएगा। अब नई टीम कौन सी होगी? वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज तो चले 5 नंबर पर है, लेकिन श्रीलंका नंबर 1 पर है, जिम्बाब्वे नंबर 2 पर है। तो अब ये दोनों तो होंगी, लेकिन जो टीम नंबर 3 पर आएगी, एन मुमकिन है कि वो वेस्ट इंडीज हो सकती है। वो टीम जो है वो पाकिस्तान, अगर नहीं, वैसे बात है पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप, ठीक है, जाएगा सारी बढ़ के मार के आखिर में पाकिस्तान ने जाना है, लेकिन अगर नहीं जाता, कोई ऐसा बात हो जाती है, तो आईसीसी का ये कहना है कि फिर जो क्वालिफायर 3 होगा, क्वालिफायर 3 क्या होगा, यानी कि नंबर 3 पर होगी जो टीम, वेस्ट इंडीज होगी, वो खेलेगी पाकिस्तान की जगह पे। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से खुद को अलहदा कर लेता है या बाहर हो जाता है, और तो वेस्ट इंडीज अगर खेलेगी, वो कैसे खेलेगी? जो मैचेस पाकिस्तान की टीम ने जिस डेट में जिस टीम के साथ खेलने हैं, वही मैचेस उसी डेट में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो उस टीम के खिलाफ खेलेगी जिस टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का सारा सीन उठा के टीम वेस्ट इंडीज की होगी, मामला उसी तरह से होगा जैसे पाकिस्तान का चलेगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। नंबर 2 पे आईसीसी के इवेंट में अगर आप ऐसा करेंगे, आईसीसी आपके साथ बाइकाट करेगा और आईसीसी आपको यह बोलेगा कि आज के बाद आप हमारे किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ओडीआई का, T20 का या फिर चैंपियन ट्रॉफी हो, ठीक है, आप हिस्सा नहीं होंगे। और फिर पाकिस्तान को जुर्माना भी बहुत सारा हो सकता है कि पहले आपने बोला हम आएंगे आपके साथ, जो है वो हमारे ऑफिशियल्स ने बात की, आपने यकीन दहानी करवाई, एंड ऑफ द डे जो है आप मुकर गए कि हमने नहीं आना है, हमारा इतना नुकसान हुआ, ब्रॉडकास्टर्स ने इतने पैसे पकड़े हुए थे, उनका नुकसान हुआ।